मैं विराट सूर्यवंशी क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं विराट सूर्यवंशी आज शादी कर रहा हूँ। किससे? अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड से। क्यों? क्योंकि मेरा भाई अपनी शादी के दिन अपनी होने वाली पत्नी को छोड़कर भाग गया। क्यों? अचानक उसे एहसास हुआ कि वो तो शादी के लिए अभी रेडी ही नहीं है और वो कायरा से प्यार ही नहीं करता, इसलिए वो किसी को बिना बताए अमेरिका चला गया, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा छोड़कर, और जो दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही है उसे छोड़कर, और मुझे फंसा गया जबकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वर्षा, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। जिस दिन मैं वर्षा के बारे में घर पर सबको बताने वाला था, उसी दिन मेरे छोटे भाई विवेक ने अपनी शादी का बम फोड़ दिया। मैं कुछ दिन बाद बात करूंगा ये सोचकर मैं चुप रह गया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी चुप्पी मुझे इतनी महंगी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस लड़की पर आ रहा है। क्या नाम है उसका? हाँ, कायरा, जिसे प्यार करने के लिए पूरी दुनिया में बस मेरा दिल फेंक भाई ही मिला था, जिसे हर दूसरे दिन किसी न किसी लड़की से प्यार हो जाता है। विवेक कभी किसी लड़की को लेकर सीरियस नहीं होता, और आज भी देखो मुझे फंसाकर खुद चला गया। अब सब मिलकर मुझे सूली पर चढ़ा रहे हैं, घर की इज्जत का वास्ता देकर, लड़की की इज्जत का वास्ता देकर, जिस लड़की को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, बस नाम सुना है कायरा। और सबसे बड़ी बात, मैं प्यार नहीं करता उससे और वो मुझसे, पर फिर भी हम दोनों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अभी तक तो उस लड़की को यह भी नहीं पता कि वो जिसका इंतजार कर रही है वो तो कब का उसे छोड़कर जा चुका है, और मैं अपने बड़े होने का फर्ज निभा रहा हूँ। अपनी मोहब्बत का गला घोटकर उस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिसे मैं। इसी के साथ वो बहुत गुस्से से अपनी डायरी बंद कर देता है। उसे लगा था कि डायरी में अपनी बात लिखने से उसका गुस्सा कम होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले विवेक का गुस्सा, फिर अपने घर वालों का गुस्सा, और फिर उसका अपने ऊपर का गुस्सा, ये सब निकलने वाला था उस मासूम सी कायरा पर, जिसकी एक ही पल में जिंदगी बदलने वाली थी। विराट सूर्यवंशी, सांवला रंग, 6 फीट लंबा कद, भूरी आंखें, बढ़ी हुई बियर्ड, पावरफुल बिजनेसमैन जिसके गुस्से से हर कोई डरता था, दुनिया वालों के साथ साथ उसके घर वाले भी। पर विराट अगर किसी से डरता था तो वो थे उसके दादाजी भूपेंद्र सूर्यवंशी। इस शादी के लिए भी उसके दादा ने ही उसे राजी किया था, और अपने दादा के सामने एक नहीं चली विराट की। खैर, वो अपनी कुर्सी से उठता है, तभी उसके रूम का गेट नॉक होता है। विराट दरवाजा खोलता है। सामने उसकी माँ उषा सूर्यवंशी खड़ी थी, जो स्वभाव से बहुत ही निर्मल थी। हर किसी से स्नेह करती थी वो, बेहद शांत और सुलझी हुई महिला थी उषा देवी। अपनी माँ को देखकर विराट दरवाजे से हट जाता है। उषा जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी विराट के सामने कुछ बोलने की, क्योंकि विराट के गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर ही उन्हें डर लगने लगा था। बोलिए, जो बोलने आई हैं आप। विराट अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोलता है। उषा जी कहती हैं, वो बारात निकलने का टाइम। विराट बीच में ही उन्हें रोकता है। आ रहा हूँ, जाइए आप। उषा तो फटाफट से बाहर चली जाती हैं। थोड़ी देर में विराट शेरवानी पहने नीचे जाता है। गोल्डन कलर की शेरवानी में वो बहुत जच रहा था, लेकिन चेहरे पर अभी भी गुस्सा कायम था। उसके पापा ने उसके पास जाकर कहा, बेटा ये सेहरा तो। विराट बीच में ही बोला, इससे ज्यादा नौटंकी नहीं कर सकता मैं नहीं पहनने वाला ये। सामने खड़े उसके दादा उसे गुस्से से घूर रहे थे। वो बिना कुछ बोले उसके पास जाते हैं और सेहरा उठाकर उसे पहना देते हैं। विराट दांत भींच कर रह जाता है। सेहरा पहनने के बाद भूपेंद्र जी अपनी रौबदार आवाज में बोलते हैं, चलो सब। पीछे से विराट अपनी भारी आवाज में बोलता है, आप ये सही नहीं कर रहे दादाजी, एक साथ दो दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं आप। भूपेंद्र भी गुस्से से बोले, हमें अच्छी तरह पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बहू, विराट को लेकर आओ जल्दी। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। विराट गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। मन ही मन उसे कायरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस कायरा, तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। इन सब का अंजाम तुम भुगतोगी। मैं शादी तो तुमसे कर रहा हूँ, पर मेरी पत्नी होने का दर्जा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे दिल में हमेशा वर्षा रहेगी, सिर्फ वर्षा। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले पाओगी, ना मेरे दिल में ना मेरी जिंदगी में। बेहद गुस्से से वो ये सब सोच रहा था। खैर, कुछ देर में बारात निकलती है। दूसरी तरफ दुल्हन सी सजी कायरा, गोल चेहरा, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, पतली सी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, लंबी सुराहीदार गर्दन, लंबे घने बाल जिन्हें बांधकर गजरे से सजाया हुआ था, काजल से सनी झील सी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें कोई भी डूब जाए, लाल जोड़े में और गहनों से सजी वो आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। तभी उसके कान में बैंड बाजों की आवाज आती है। उसके पास बैठी उसकी सहेलियां कहती हैं, बारात आ गई, चलो बाहर जाकर देखते हैं। वो सब फटाफट से बाहर चली जाती हैं। कायरा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। आखिर इस दिन का कितना इंतजार किया था उसने। पिछले 2 सालों से वो और विवेक रिलेशन में थे, और कायरा उसे कब से शादी के लिए बोल रही थी, पर विवेक हर बार उसकी बात टाल देता था। पर इस बार कायरा ने गुस्से से बोला कि विवेक, तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, या तुम मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे हो। तब विवेक ने भी जोश में आकर शादी करने के लिए हाँ कर दी। पर सच तो ये था कि वो कायरा को बस एक बार हासिल करना चाहता था। कायरा के साथ रिलेशन में होने के बाद भी उसके ना जाने कितनी लड़कियों के साथ संबंध थे, और कायरा बाकी सबसे अलग थी। भले ही वो विवेक से दीवानों की तरह प्यार करती थी, पर अपनी मर्यादा का अच्छी तरह पता था उसको। विवेक भी ये सोच रहा था कि एक ना एक दिन तो ये चिड़िया हाथ आएगी। यही सोचकर उसने शादी के लिए हाँ की थी। ये सुनकर कायरा भागकर उसकी बाहों में समा जाएगी और खुद को उसे सौंप देगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और विवेक अपने ही बनाए जाल में खुद ही फंस गया। जब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो वो सब छोड़कर अमेरिका चला गया। खैर,
बारात की आवाज सुनकर कायरा की उत्सुकता बढ़ जाती है। विवेक के नाम से ही उसे कुछ कुछ होने लगता है। आखिर प्यार ही वो इतना करती थी उसे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खो जाती है अपनी और विवेक की आने वाली जिंदगी को लेकर। नीचे हॉल में जोरों शोरों से बारात का स्वागत होता है। अब तक लड़की वालों को ये नहीं पता था कि दूल्हा बदल चुका है। भूपेंद्र जी मौका देखकर कायरा के पापा सुरेश मेहता को एक साइड में बुलाते हैं। सुरेश पूछते हैं, क्या हुआ बाबूजी? भूपेंद्र बहुत गंभीरता से बोलते हैं, आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में, वो भी शादी होने से पहले। सुरेश भी तुरंत उसकी बात समझ जाता है। वो तुरंत अपनी पत्नी विभा मेहता और अपनी माँ लक्ष्मी मेहता को भी बुलाते हैं। कुछ ही देर में वो सब अंदर एक कमरे में थे। कुछ रिश्तेदार थे जो बाहर बारातियों का आवभगत कर रहे थे, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि सब लोग एकदम से कहाँ चले गए। अंदर कमरे में सुरेश पूछते हैं, क्या बात है, आपने हम सबको ऐसे क्यों बुलाया और आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? भूपेंद्र शांति से बोलते हैं, देखिए, हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वो दरअसल बात यह है कि। वहीं दूसरी तरफ ऊपर कमरे में कायरा बड़ी बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब भी उसका बुलावा आएगा, फिर शादी की रस्म शुरू होंगी और वो हमेशा के लिए विवेक की हो जाएगी। पर उसे क्या पता कि कुछ ही देर में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। नीचे भूपेंद्र ने सबको सारी बात बता दी थी। कायरा के माता पिता पर तो जैसे बिजली गिर गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी बेटी का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। ये क्या हो गया? विवेक ऐसा कैसे कर सकता है? विभा बड़बड़ाती हैं। भूपेंद्र आगे बोलते हैं, हम आपकी हालत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, मजबूर आप भी हैं और मजबूर हम भी हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आपकी बेटी की शादी मेरे बड़े पोते विराट सूर्यवंशी के साथ हो जाए। इसी में हम सबकी भलाई है। विराट मन में कहता है, और मेरी बर्बादी। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि इस शादी से हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे? सुरेश और विभा एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। भूपेंद्र बोलते हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कीजिए। कायरा की दादी कहती हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे मेहमान आ चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सबकी नजर में तो बारात भी आ गई है। ऐसे में अगर शादी नहीं होगी तो सब लोग मेरी कायरा पर ही सवाल उठाएंगे। हम तैयार हैं, हमें मंजूर है, वो फटाफट से बोलती हैं। भूपेंद्र आगे बोलते हैं, आप चाहे तो एक बार कायरा से बात। कायरा की माँ बीच में ही लगभग वो रोते हुए बोलती हैं, नहीं, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी, वो पागल हो जाएगी। वो भगवान के लिए जो हो रहा है उसे होने दे। सुरेश कहते हैं, विभा सही कह रही है, जो हो रहा है उसे होने दे, बाकी सब बाद में देखेंगे। तभी कायरा की माँ विभा के पास कॉल आता है। दूसरी तरफ से कायरा अपनी माँ से पूछती है, माँ, बारात आ गई क्या मैं विवेक को देख सकती हूँ? विभा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तो कायरा एक बार फिर पूछती है, माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? तो क्या कायरा को पता चल जाएगा सारा सच? सच जानकर क्या वो ये शादी करेगी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। तभी कायरा की माँ विभा के पास कॉल आता है। दूसरी तरफ से कायरा अपनी माँ से पूछती है, माँ, बारात आ गई, क्या मैं विवेक को देख सकती हूँ? विभा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कोई जवाब नहीं दे पाती। तो कायरा एक बार फिर पूछती है, माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? विभा जी किसी तरह अपने शब्दों को जोड़कर कहती हैं, बेटा, मैं अभी आई, और कॉल काट देती हैं। विराट के मन में जो बची कुची उम्मीद थी वो भी टूट गई थी। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी बन चुका था, जो किसी भी पल फट सकता था। खैर, सब लोग चेहरे पर नकली मुस्कान सजाकर वापस बाहर आते हैं। विराट ने फिर अपना चेहरा सेहरे से ढक लिया था। गुस्से से भरा हुआ वो मंडप में जाकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। कुछ देर में विभा कायरा को लेने ऊपर कमरे में जाती है। कायरा बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। दरवाजे पर खड़ी विभा की उसे देखकर आंखें भर आती हैं। पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। फिर वो अपनी आंख साफ करते हुए कायरा के पास जाती है और उसकी बलाइयां लेते हुए कहती हैं, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। फिर वो कायरा का घूंघट करते हुए बोलती है, चल, तुझे नीचे बुलाया है। कायरा बेहद चंचलता से बोलती है, क्या माँ, ये घूंघट क्यों? मैं अपने विवेक को कैसे देखूंगी? वो मुझे कैसे देखेगा? विभा को उसकी बात पर रोना आ रहा था, जिसे कायरा से छुपाने की वो नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कायरा उसका चेहरा देखते हुए कहती है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं माँ? विभा एकदम से घबरा जाती है, पर जल्दी ही वो खुद पर काबू पाते हुए कहती है, तू भी ना कायरा, कुछ भी बोलती है। और पंडित जी ने कहा है कि आज बहुत अच्छा संयोग है। अगर दूल्हा दुल्हन शादी होने के बाद ही एक दूसरे को देखें तो उनका रिश्ता बहुत ही गहरा और मजबूत होता है। कायरा चहकते हुए पूछती है, सच में? फिर तो चाहे और लंबा घूंघट निकाल दो माँ, अब तो अपने विवेक को शादी के बाद ही देखूंगी। उसकी बात पर विभा ऊपर से हंस देती है और अंदर से रो पड़ती है। कुछ देर बाद वो कायरा को लेकर नीचे आती है। विराट को सहरे में से हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसको नजर आता है कि लाल जोड़े में घूंघट किए किसी कांच की गुड़िया के समान कायरा चली आ रही है। हालांकि उसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, हाँ, पर मेहंदी लगे उसके गोरे गोरे हाथ जरूर नजर आ रहे थे। विभा उसे बेहद आराम से विराट के साथ मंडप में बिठा देती है। मंत्र शुरू होते हैं। जैसे जैसे शादी की विधियां हो रही थी वैसे वैसे कायरा तो खुशी से पागल हो जा रही थी। वहीं विराट धीरे धीरे गुस्से से भरता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वर्षा का चेहरा घूम रहा था। हजारों विचार चल रहे थे उसके दिमाग में। मैं वर्षा को क्या जवाब दूंगा? कैसे सामना करूंगा उसका? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? प्यार का वादा मेरे साथ और शादी किसी और के साथ? कैसे यकीन दिलाऊंगा मैं वर्षा को कि किस मजबूरी से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसे ही विवेक से शादी करने की पड़ी थी।
ना ये विवेक पर शादी का दबाव डालती और ना ये सब होता। इसी सोच के चलते कब वो शादी की रस्में करता चला गया, उसे पता भी नहीं चला। पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये शब्द सुनते ही विराट होश में आता है और हक्का बक्का होकर चारों तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी तो हो चुकी है। सभी घर वालों ने फोटो पर नकली मुस्कान सजा रखी थी। सब बड़े दोनों को आशीर्वाद देते हैं। विराट धीरे से भूपेंद्र जी से मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोलता है, अब तो खुश है ना आप? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तसल्ली हो गई ना आपको? अब कम से कम इस लड़की को सच बताने की मेहरबानी करो। भूपेंद्र भी उसी की भाषा में कहते हैं, अब ये बच्ची हमारे घर की बहू है और अब ये हमारे घर का मामला है, चुपचाप खड़े रहो, इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। एक बार फिर विराट मन महसूस कर रह जाता है। थोड़ी देर में कायरा की विदाई होती है। विराट ने जानबूझकर अपनी माँ को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया था ताकि उसे कायरा से बात न करनी पड़े। कायरा की नजर में तो उसकी शादी विवेक से हुई थी और उसे विवेक की ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि हमेशा उसके आसपास मंडराने वाला विवेक आज उससे दूर दूर क्यों है। पर जल्दी ही उसने अपने सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ लिया था। विवेक के मूड का कुछ पता नहीं। जहाँ कायरा सिर्फ विवेक के ख्यालों में गुम थी, वहीं उसके पास बैठा विराट ये सोच रहा था कि कैसे भी करके उसे सच बताया जाए और जल्दी ही कायरा से छुटकारा पाया जाए। दोनों अपनी अपनी सोच में गुम रहते हैं और कब घर आ जाता है दोनों को ही पता नहीं चलता। गाड़ी की ब्रेक लगने से दोनों होश में आते हैं। गाड़ी रुकने के साथ ही विराट तो फौरन उतर गया क्योंकि अंदर घुटन हो रही थी उसे। कायरा को तो बहुत अजीब लगता है कि आज विवेक को हुआ क्या है, पहले तो कभी ऐसा नहीं किया उसने। उषा सब समझ रही थी पर वो कर भी क्या सकती थी। आओ बेटा बाहर आओ, बड़े प्यार से बोला था उषा ने। कायरा भी गाड़ी में से बाहर आती है। लगभग सब रिश्तेदारों को पता चल गया था कि विवेक शादी छोड़कर भाग गया और उसकी जगह विराट को शादी करनी पड़ी और उसके गुस्से से सब वाकिफ थे तो कुछ तो वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझते हैं और जो कुछ बचे थे वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। कुल मिलाकर घर वालों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। विराट तो गाड़ी में से उतरकर सीधा घर के अंदर जाने लगता है। भूपेंद्र उसे रोकते हुए कहते हैं, गृह प्रवेश किए बिना तुम अंदर नहीं आ सकते, अभी बहुत रस्में बाकी हैं। विराट अपनी लाल लाल आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी और ना इससे ज्यादा नाटक कर सकता हूँ मैं। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। भूपेंद्र मन में बोलते हैं, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे इस बच्ची को अपनी पत्नी नहीं मानते। इतने में उषा भी कायरा को लेकर दरवाजे तक पहुंच जाती है। उषा चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है तो विराट उसे कहीं नजर नहीं आता। वो समझ जाती है कि अब वो नहीं आएगा, पर अब कायरा को क्या जवाब देंगे। भूपेंद्र बड़े प्यार से कायरा के पास जाते हुए कहता है, देखो बेटा, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल गया है तो बाकी की रस्में कल होंगी। उषा बहू, कायरा को अंदर लेकर आओ। कायरा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो कदम कदम पर हैरानी हो रही थी, पर उस वक्त वो बोल भी क्या सकती थी। उषा उसे अंदर ले जाती है। विराट अपने कमरे में ना जाकर सीधा टेरेस पर चला गया था जहाँ उसका अपना छोटा सा रूम था जिसमें किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कमरे में जाते ही सबसे पहले वो सिर पर बांधा सेहरा निकालकर एक तरफ फेंक देता है। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, बहुत गुस्सा। उसका गुस्सा अगर कोई शांत कर सकता था तो वो थी वर्षा। विराट उसे कॉल करता है। रिंग जा रही थी पर वर्षा फोन नहीं उठा रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, लगभग वो 10 बार उसे फोन करता है पर कोई फायदा नहीं। वर्षा उसका फोन नहीं उठाती। विवेक अपना फोन दीवार में देकर मारता है, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं से मेरी शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? दूसरी तरफ उषा कायरा को गेस्ट रूम में ले जाती है कि अभी तुम्हारा कमरा रेडी नहीं हुआ, तब तक तुम यहाँ आराम करो। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। कायरा अपना घूंघट ऊपर करते हुए पूछती है, ये विवेक कहाँ गया और आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? मैं ना कुछ भी सोच रही हूँ, बस ये नहीं कि उसे फोन कर लूं। बड़बड़ करते हुए वो विवेक का नंबर मिला देती है। क्या विवेक कायरा का फोन उठाएगा? और अचानक से वर्षा कहाँ गायब हो गई थी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। विराट बार बार वर्षा को फोन करता है पर वर्षा उसका फोन नहीं उठाती। वर्षा के फोन ना उठाने से विराट का गुस्सा और बढ़ गया था। गुस्से से वो अपना फोन दीवार में देकर मारता है, ये वर्षा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं उसे मेरी शादी के बारे में पता तो नहीं चल गया? दूसरी तरफ उषा कायरा को गेस्ट रूम में ले जाती है, ये कहकर कि तुम्हारा कमरा अभी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए तुम कुछ देर यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कायरा अपना घूंघट ऊपर करती है। ये विवेक कहाँ चला गया? इसका भी ना कुछ पता नहीं चलता, अजीब है ये भी। फिर अगले ही पल वो खुद से कहती है, मैं भी ना उससे बड़ी वाली अजीब हूँ, कब से बड़बड़ कर रही हूँ, ये नहीं कि उसे फोन कर ले। ये कहती हुई वो विवेक का नंबर मिला देती है पर उसका फोन तो बंद आ रहा था। अपना नंबर चेंज कर चुका था विवेक। कायरा वहीं बैठकर विवेक के बारे में सोचने लगती है, अरे इसका फोन बंद क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये विवेक मुझसे कुछ छिपा रहा है और आज तो बहुत अलग बिहेव कर रहा है ये। उषा बाहर जाती है। भूपेंद्र और अनुपम सूर्यवंशी यानी विराट के पापा वो दोनों बाहर हॉल में ही थे। पूरा घर सूना सूना लग रहा था। कल तक जिस घर में गीत संगीत की आवाज आ रही थी उसी घर में आज इतनी चुप्पी छाई थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। लग ही नहीं रहा था कि इस घर में नई बहू आई है। उषा भी उन दोनों के पास जाती है। अनुपम पूछते हैं, कायरा कहाँ है? वो गेस्ट रूम में है। उषा सोफे पर बैठते हुए बोलती है। भूपेंद्र पूछते हैं, क्या गेस्ट रूम में? क्यों बहू, उसे उसके कमरे में क्यों नहीं भेजा? उषा जवाब देती है, विराट के गुस्से को तो आप जानते ही हैं पापा जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उस मासूम सी बच्ची को क्या जवाब दूं? कैसे सामना करूं उसका? मेरा दिल तो घबरा रहा है बहुत और विराट है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसे सुनना और समझना भी होगा। इसमें उस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं है ना, सारा कसूर उस विवेक का है। इतने में एक नौकर सबके लिए पानी लेकर आता है। भूपेंद्र पानी का ग्लास उठाते हुए बोलते हैं, सुनो, विराट को बोलो कि मुझे मेरे कमरे में आकर मिले,
उषा बहू, कायरा को उसके कमरे में छोड़ कर आओ और सबसे पहले उस बच्ची को खाना खिलाओ। वहीं ऊपर छत पर विराट अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर नहीं हो रहा था उससे। वर्षा उसे संभाल सकती थी, पर उसने तो उसका फोन उठाया नहीं। फिलहाल वो तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। लंबे लंबे कदम से चलता हुआ वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था। बीच में ही नौकर आकर उसको बताता है कि बड़े साहब ने आपको तुरंत अपने कमरे में बुलाया है। विराट के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। मन में वो कहता है, अब कौन सी नौटंकी करने के लिए मुझे बुला रहे हैं? कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, मतलब नहीं मानूंगा। मुझे कैसे भी करके बस इस लड़की से छुटकारा पाना है। उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मन ही मन ये सोचते हुए वो भूपेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ उषा वापस कायरा के पास जाती है और बेहद प्यार से कहती है, कायरा बच्चे, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, जल्दी से खा लो। माँ, विवेक कहाँ है? कायरा सीधा सवाल करती है, मैं विवेक के साथ ही खाऊंगी। उसे बोलो ना जल्दी से आ जाए, मुझे बहुत भूख लगी है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसकी बातों से उषा का दिल भर आता है। वो देख पा रही थी कि कायरा विवेक से किस हद तक प्यार करती है। उसकी आंखें भर आती हैं, पर वो अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए कहती है, तुम ये सब छोड़ो, चलो तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलो, खाना भी वहीं खा लेना। कायरा को लगता है कि वो विवेक के कमरे की बात कर रही है। उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है और कुछ कुछ शर्म के भाव भी उसके चेहरे पर आ जाते हैं। उषा उसे लेकर विराट के कमरे की तरफ ले जाती है। वो बात अलग थी कि अंदर ही अंदर उसका दिल घबरा रहा था। विराट भूपेंद्र के कमरे में जाता है। आपने बुलाया दादाजी? भूपेंद्र सख्ती से बोलते हैं। हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। विराट भी सख्ती से आवेश में आकर बोलता है, अगर आपने उस लड़की के बारे में बात करने के लिए मुझे बुलाया है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई बात नहीं करनी उस लड़की के बारे में, और जो रिश्ता आपने जबरदस्ती थोपा है मुझ पर, मैं उस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। अब उस लड़की को सच आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से बता दूं? भूपेंद्र कहते हैं, वो लड़की क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हारी पत्नी है वो, कायरा नाम है उसका, इज्जत से नाम लो उसका, हमारे खानदान की बहू है वो, खबरदार जो उसे जरा भी तकलीफ दी तो। विराट गुस्से में बोला, मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी और ना कभी मानूंगा। भूपेंद्र ने कहा, तुम्हें मानना होगा, वरना तुम जानते हो मुझे अच्छी तरह, जानते तो आप भी हैं मुझे अच्छी तरह। ये तो आपको जबरदस्ती मेरी शादी करवाते हुए सोचना चाहिए था। आपको जो सही लगा वो आपने किया, और अब मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। विराट ये कहकर वहां से चला गया। भूपेंद्र उसे आवाज लगाते रह जाते हैं, पर वो उनकी एक नहीं सुनता। ये लड़का गुस्से में कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। विराट वहां से सीधा अपने कमरे में जाता है। कायरा अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। गुस्से से भरा हुआ विराट कमरे में जाकर सबसे पहले शेरवानी उतारकर एक तरफ फेंकता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाते ही उषा कायरा को लेकर वहां से चली जाती है। कायरा ने अभी भी घूंघट कर रखा था। उषा को लगा कि विराट अभी तक कमरे में नहीं आया है। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद कायरा अपना घूंघट ऊपर करती है और कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाती है। कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। दीवार पर एक दो पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं था। कमरे के बीचों बीच गोल बेड रखा हुआ था। साइड में एक छोटी टेबल जिस पर एक डायरी रखी हुई थी। कुल मिलाकर वो बोरिंग सा कमरा था। कायरा कहती है, ये विवेक का कमरा कितना बोरिंग है, लग ही नहीं रहा कि ये विवेक का कमरा हो सकता है, और इतनी कम रोशनी क्यों है इस कमरे में? फिर उसकी नजर टेबल पर रखी डायरी पर पड़ती है। देखो तो सही क्या लिखा है इसमें, ये कहती हुई वो टेबल की तरफ बढ़ जाती है। ठीक उसी वक्त विराट वॉशरूम से बाहर आता है और सीधा अलमारी में से अपनी टी शर्ट बाहर निकालने लगता है। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। अभी तक दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था। कायरा जैसे ही वो डायरी खोलने वाली होती है, तभी उसे अलमारी के खुलने की आवाज आती है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो कद काठी उसे विवेक ही लगता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो ये यहाँ है। वो डायरी को वहीं छोड़ दबे पांव से उसकी तरफ बढ़ जाती है। तब तक विराट टी शर्ट पहन चुका था। कायरा उसके ठीक पीछे पहुंच जाती है। वो पीछे से उसे बाहों में भरने वाली होती है। तभी विराट को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे पलटता है, लेकिन उससे पहले ही कायरा उसका चेहरा देखे बिना एकदम से उसके सीने से लग जाती है और कसकर उसे पकड़ लेती है, जो काफी था विराट के गुस्से को हवा देने के लिए। वो तुरंत उसे खुद से दूर ढकेलते हुए बोला, दूर हटो। एकदम से हुई इस हरकत से कायरा संभल नहीं पाती और पीछे रखे टेबल से टकरा जाती है, जिससे उसकी कमर में टेबल का कोना चुभ जाता है। क्या होगा कायरा का रिएक्शन? क्या वो खुद को संभाल पाएगी या विराट को छोड़कर चली जाएगी? जानने के लिए सुनिए नई कहानी एक्सीडेंटल मैरिज।